भारत की मिट्टी में जन्मा हूँ, अपना फर्ज निभाऊंगा। भारत की मिट्टी में जन्मा हूँ, अपना फर्ज निभाऊंगा। जरूरत पड़ी तो अपने खून से भी इस मिट्टी को सींच के जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कौशिक, भारतीय प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय परिवार पार्टी हरियाणा, आज आपके सामने रूबरू हूँ एक विशेष मुद्दे को लेके। और वो विशेष मुद्दा क्या है? जिन लोगों को आज 6 महीने पूरे होने वाले हैं, अपनी नहीं इस देश की मांग को पूरे करने के लिए, जो खेतीहीन लोग हैं उनकी मांग को पूरा करने के लिए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उस अन्नदाता की, उस किसान की जो 6 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं, सरकार की अनदेखी के शिकार। लेकिन मैं और हमारी पार्टी दिल से किसानों के साथ थी, किसानों के साथ है और किसानों के साथ रहेगी। हम बिल्कुल शुरू में जब 26 नवंबर को किसान दिल्ली आने वाले थे, तो हम दिल्ली बॉर्डर पे उनके स्वागत के लिए पहुंच गए थे। तब से लेके हमारी पार्टी की किसान समिति है, जो भारतीय किसान समिति, उसने मेडिकल कैंप लगाया, वहाँ पे किसानों को उनकी मांगों का समर्थन दिया। मैं खुद वहाँ पे लगातार गया। और आज फिर जैसे किसानों ने कहा है कि 26 तारीख को हम काला दिवस मनाएंगे, तो मैं उन किसानों के साथ हूँ, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं। मैं अपनी बताना चाहूंगा दोस्तों कि मेरे पास तो फिर भी मेरे खेत हैं, मेरे गुजारे के लायक तो अनाज फिर भी मुझे उस रेट में मिल जाएगा। लेकिन मैं उन भूमिहीन लोगों को समझाना चाहता हूं, जिनकी लड़ाई असलियत में एक किसान लड़ रहा है। वो भूमिहीन लोग परेशान होंगे अगर ये काले कानून लागू हो गए, जो इन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम एक्ट सरकार ने रखा है, उसको ख़त्म किया है, भंडारण की क्षमता को, कि आप कितना भी स्टोरेज कर सकते हैं। उसमें किसान की तो औकात ही नहीं है कि वो स्टोर कर सके। वो स्टोर केवल और केवल बड़े पूंजीपति लोग करेंगे, और वो 15 रुपये 20 रुपये किलो फसल लेके, और आपको वही फसल फिर 100 रुपये और 70 रुपये क्विंटल। अब से 1 साल सवा साल पहले 70 रुपये क्विंटल तेल का रेट था, सरसों के तेल का, और आज वही सरसों का तेल इस मार्केट में 70 रुपये लीटर था। तो 70 रुपये लीटर की बजाय आज मार्केट के अंदर उस सरसों के तेल का भाव 200 रुपये लीटर है। तो ये कौन करता है? किसान की फसल तो सस्ते में जो रेट है उसी में चली गई, लेकिन आगे आप तक पहुंचते पहुंचते कैसे ये रेट इतना बढ़ गया, जबकि सरसों की पैदावार भी अच्छी हुई है, सरसों की पैदावार कम नहीं है। लेकिन वो जो भंडारण वाली बात है, वो भंडारण वाली वो चीज़ें अब आपके सामने आनी शुरू हो गई हैं। और ये चीज़ें पहले भी करते रहे हैं पूंजीपति लोग। प्याज को कभी खरीद के रख लिया, प्याज को खरीद के स्टोर कर लिया, उसके बाद आपके पास आएंगे वो मार्केट में शॉर्टेज दिखा के, फिर आप जब खरीदेंगे वही प्याज 100 रुपये 125 रुपये किलो तक भी आपको खरीदना पड़ता है। जो प्याज 50 रुपये धड़ी बिकता है, वही प्याज आपको 100-125 रुपये किलो तक खरीदना पड़ा है कई बार। तो वो केवल और केवल इन पूंजीपतियों का, सरकार का जब संरक्षण इनको प्राप्त होता है, तो ये लोग ये काम करते हैं। और अब तो इनको भंडारण की छूट दे दी, कोई किसी तरह कोई पकड़ने वाला नहीं रहेगा कि कोई ये कहे कि आपने इतना स्टोर कैसे कर लिया। अब तो सरकार ने इनको छूट दे दी कि आप स्टोर कर सकते हैं। जब वो स्टोर करेंगे, उसके बाद वो किसी भी रेट में बेचें, उसको कमी दिखा के, उनको कोई टोकने वाला नहीं है। तो वो भुगतान, उसका दंड किसको भुगतना पड़ेगा? उसका दंड खेतीहीन आदमी को भुगतना पड़ेगा, इन किसानों को नहीं। किसान इस देश की लड़ाई उस भूमिहीन व्यक्ति की लड़ाई ज़्यादा लड़ रहा है।
अपनी लड़ाई कम लड़ रहा है, बल्कि अपनी लड़ाई भी वो इसलिए लड़ रहा है, आज किसान बिल्कुल ऐसी स्थिति में है। भारत के किसान की अगर आप देखें तो कोई भी किसान, जो छोटा किसान है वो तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कर्जे में है, जो बड़ा किसान है वो भी केवल उसके घर में बच्चे नौकरी पे लग गए हैं, इसलिए उसकी स्थिति थोड़ी बहुत ठीक बेहतर हो सकती है, अदरवाइज वो भी बर्बादी के कगार पे है। तो आज किसान की स्थिति, जो उसकी लागत आती है फसल के ऊपर, उस लागत के मुकाबले में किसान को जो दाम मिलते हैं उसकी फसल के, वो दाम कुछ भी नहीं है। तो जो लागत आती है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ये था, और ये सरकार सत्ता में ये आई थी कह के, ये आपके साथ वादा करके आई थी, देश के साथ इन लोगों ने वायदा किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। आज वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कहाँ है? वो कूड़े के डस्टबिन में जैसे पहले डली हुई थी ऐसे ही इन लोगों ने डाल दी। तो कोई भी राजनीतिक दल हुआ, किसी भी राजनीतिक दल ने आपके साथ वादा नहीं निभाया है, बल्कि हमेशा वादा खिलाफी की है। तो पहले दलों ने की, आज ये भी कर रहे हैं, और आज पहले दल केवल सत्ता प्राप्ति के लिए इनका विरोध कर रहे हैं, इस सरकार का विरोध कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो विरोध कर रहे हैं, हम एक सच्चाई का साथ दे रहे हैं। किसान आज सच्चाई के साथ खड़ा है, किसान आज धर्म के साथ खड़ा है। हम उनकी उस धर्म और अधर्म की लड़ाई में धर्म की तरफ हैं। तो इन राजनीतिक पार्टियों को पहचानिए, अपने हित को देखिए, देश के हित को देखिए। जो देश के हित की बात करे, जो आपके हित की बात करे, उनको ही आगे लाइए, उनके साथ रहिए, उनका साथ दीजिए। नहीं तो इस देश में आपकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। केवल गिने चुने लोग हैं जो आपकी आवाज़ उठाते हैं। अगर आप उनको नज़रअंदाज करते हैं, इन राजनीतिक दलों के भक्त बन के, मैं उन भक्तों से और उन चमचों से तो कोई उम्मीद रखता ही नहीं कि वो लोग इस देश की भलाई के लिए सोचते हैं। वो तो केवल जो चमचे हैं वो अपनी पार्टी के, अपने नेता के लिए सोचते हैं। जो भक्त हैं वो अपनी पार्टी के लिए और अपने नेता के लिए सोचते हैं। कुछ गिने चुने लोग हैं, कुछ सिर फिरे लोग हैं जो सिर पे कफन बांध के आए हैं और इस देश की सेवा करना चाहते हैं, असली मायने में इस देश का साथ देना चाहते हैं, इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। तो आप लोग आगे आइए और अपने हित को पहचानिए। मैं कहता हूं, जो किसान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। और आप लोग पहचानिए इस चीज को। किसान नहीं, आज देश का व्यापारी भी, मैंने 2-3 दिन पहले व्यापारियों की भी सरकार को बताई थी। आज व्यापारी कितना परेशान है, किसान नहीं, इस देश को ये सरकार बर्बाद करके छोड़ेगी। केवल किसान को ये सरकार बर्बाद नहीं कर रही, बल्कि व्यापारी, जब से ये कोरोना का वो आया है, पिछले 1 साल में आप व्यापारियों की स्थिति देखिए कि व्यापारी किस स्थिति में है। पिछले 1 साल में हर व्यापारी को बहुत मोटा घाटा हुआ है। और आज हर दुकान से, अगर एक दुकान भी है किराना की दुकान, तो उससे 4-5 घर पलते हैं, उसके पास नौकरी करते हैं। और थोड़ा सा भी बड़ा काम है तो उस पर 15, 20, 25, 30 लोग तक काम करते हैं। और आज वो लोग किस स्थिति में है, वो व्यापारी की स्थिति में है कि आज उनकी वो तनख्वाह तो कहाँ से देगा। अपने साथ, उसके साथ जो काम कर रहे हैं, उसके अपने घर का पेट पालने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो वो उनकी तनख्वाह कहाँ से देगा। तो एक दुकान के घाटे का मतलब है कि 8-10 घरों के चूल्हे बुझना। ये सरकार वो चूल्हे बुझाने का काम कर रही है। हमसे टैक्स लेती है, व्यापारियों से टैक्स लेती है। हम ये कहते हैं कि सरकार इस लॉकडाउन के समय हमारी दुकानें बंद है, बिजली का बिल भी लेगी, बैंकों के हर रोज फोन आते हैं, बैंकों का किराया कहाँ से चुकाएं, बैंकों का किराया भी ना, बैंकों की लोन की किस्तें भी चुकानी हैं, उसके अलावा बच्चों की स्कूल की फीस भी देनी है, घर के खर्च भी चलाने हैं। तो ये कहाँ से लाए ये काम व्यापारी? दुकानों का किराया भी देना है, अगर किसी दुकान किराए पे है तो ये सब चीज़ व्यापारी कहाँ से मैनेज करे? उसके पास कोई पेड़ लगे हैं क्या कि वो पेड़ से पैसे तोड़ेगा और किराया भी दे देगा, बैंक के लोन की किस्त भी दे देगा, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी दे देगा, अपने बिजली के बिल भी भर देगा? पेड़ पे पैसे उगते हैं। सरकार ने तो ये सोच लिया है कि लोगों के पास तो पेड़ पे पैसे उगते हैं और सरकार किसी का कुछ नहीं कर सकती। सरकार हमसे टैक्स लेती है
और जरूरत पड़ने पर आज हम अपने पेट पे पट्टी बांधे हुए हैं। कभी भी ये स्थिति आ सकती है कि हमारे बच्चे मरने की स्थिति में पहुंच जाएं, भूख से मरने की स्थिति में। जो हमारे साथ नौकरी करते हैं, हमारे पास नौकरी करते हैं, वो भूख से मरने की स्थिति में पहुंच सकते हैं। तो ये सरकार किसको दे, किसी को कुछ नहीं रही है। तो पहचानिए, जो देश के नागरिकों के हित की बात करे, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो जवान है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में है, चाहे वो नौकरी पेशे वाला व्यक्ति है, जो आपके हित की बात करे उसका साथ दीजिए, उसकी आवाज में आवाज मिलाइए, तभी ये देश सुरक्षित रहेगा। और मैं इस देश के युवाओं से, खासकर युवाओं से अपील करूंगा कि आप पहचानिए, क्योंकि आपका पूरा भविष्य इस देश से जुड़ा हुआ है। बुजुर्ग तो चलो और 5 साल 10 साल जिंदा रह लेंगे, लेकिन आपकी उम्र बहुत लंबी है। आपने अपने बच्चों का भी सोचना है आगे। तो आज आप आवाज नहीं उठाएंगे तो आपकी गर्दन पे छुरी इन्होंने चलाई हुई है, और कब आपकी गर्दन कट के एक तरफ हो जाए उसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। जागिए और इस देश को बचाइए। जय हिंद, जय भारत।